नमस्कार। केमिस्ट्री धाम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए लेकर जीओसी। आज जीओसी का लेक्चर पढ़ेंगे अपन 7th, और जीओसी में अपन ने रेजोनेंस पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है, मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है, और आज है अपना तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण हाइपर कंजुगेशन, जिसे अपन अति संयुग्मन के नाम से जानते हैं। इसे ही बेकर-नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या हाइड्रोजन की वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हाइड्रोजन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अपन चर्चा करेंगे आज इस पे। साथ ही साथ इसे सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है, या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये रही अपनी प्राइमरी इसके बारे में जानकारी। इस बीच की अपन आगे बढ़े, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जब तक अपनी जीओसी चल रही है, जीओसी 1 से लेकर के लगातार बने रहिए आप। पहले जीओसी 1 का वीडियो, जिसने जीओसी 1 देख लिया वो जीओसी 2 के बाद जीओसी 3, इस प्रकार से क्रम से आप इसे लगातार देखते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लगातार देखिएगा, स्क्रॉल ना करें। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो आपको तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में बढ़ते हैं अपन आगे हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ, और करते हैं शुरुआत। मैंने कहा कि हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन सिग्मा पाई रेजोनेंस के नाम से या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक लाइनें लिखी है जो हाइपर कॉन्जुगेशन को समर्पित है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच द delocalization of electrons take place through overlapping in between sigma and pi orbital और sigma and pi bond, sigma और p orbital और pi bond। यानी यहां पर क्या है, यह एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस है, विशेष प्रकार का अनुनाद है, जो किन किन के बीच संबंध होगा, सिग्मा और पाई ऑर्बिटल, या सिग्मा और पाई पी ऑर्बिटल, या सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में यह उत्पन्न होने वाला है। इसमें क्या होगा, सिग्मा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पाई ऑर्बिटल की तरफ, या पाई बॉन्ड की तरफ, या पी ऑर्बिटल की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसको आगे। यहां पर मैं यूं कहूं कि जो ये नीचे मैंने एक लाइन और लिखी है, कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन टुवर्ड्स, यानी अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे। किसकी तरफ हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या कोई रेडिकल है मुक्त मूलक का उसकी तरफ, या पाई बॉन्ड की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल क्या है, पी ऑर्बिटल में है। क्लियर हो रही बात? और पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड की बात कर ही रहे हैं अपन। तो यहां इसको बढ़ाते हैं अपन, आगे देखते हैं। पहली चीज तो अपन ये देखते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये कैसे उत्पन्न हो गया कि यहां अति संयुग्मन। अब ध्यान दें, कुछ बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो संयुग्मन और अति संयुग्मन को एक समझ लेते हैं, कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन अलग है। यदि कॉन्जुगेशन आपको देखना है तो जीओसी 4 में मिलेगा आपको। जीओसी 4 की क्लास जो है, लेक्चर है, उसमें कॉन्जुगेशन बिल्कुल मिलेगा आपको। तो यदि कॉन्जुगेशन समझना, जीओसी 4 देखिए। अभी यहां पर पढ़ रहे हैं पर हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। ये कब उत्पन्न हो रहा है, यहां देखिए मैंने सारी कंडीशन लगा दी है अति संयुग्मन की। जहां जहां अति संयुग्मन उत्पन्न होगा, देखिए यहां कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मुक्त मूलक हो सकता है, या यह कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो सकता है। और इसके ऊपर यदि हाइड्रोजन मौजूद हो तो वह हाइड्रोजन क्या होगी, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी इस बंध के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस बंध के इलेक्ट्रॉन अल्फा हो गए। ये अल्फा किधर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव की तरफ, रेडिकल की तरफ, या पाई बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो यहां से जो इफेक्ट उत्पन्न होगा उसे अपन कह रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखते हैं अपन ये कैसे उत्पन्न हो रहा है और ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यहां पर इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, एक प्रोपीन बनाते हैं। ये लीजिए साहब, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जब इसकी अपन चर्चा करते हैं प्रोपीन में, तो प्रोपीन में यहां देखिए कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल की 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर प्रोपीन में दोनों है, इसका मतलब सिंगल की कितनी रहनी चाहिए थी, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल की कितनी रहनी चाहिए थी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और रेजोनेंस है क्या, क्योंकि रेजो तो मैंने बताया था आपको, रेजोनेंस कहां था, रेजोनेंस की तो कंडीशन ही नहीं है यहां पर। रेजोनेंस होता तो अपन बात मान लेते, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1.54 एंगस्ट्रॉम। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली
मेजर किया गया, मापा गया, तो यह पाई गई 1.49 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब रेजो था नहीं और इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे थे, तो फिर ये बॉन्ड लेंथ इसकी घट कैसे गई? यहां डबल से ऊपर चली गई, सिंगल से कम हो गई। इसका मतलब फिर साइंटिस्ट का ध्यान गया कि यहां एक जरूर अलग कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये बॉन्ड लेंथ घटी है। फिर घटने का कारण कुछ ऐसे समझाया गया कि भाई यह कार्बन है और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और यहां से यह माना गया। फिर यहां पर जो कंसेप्ट आया इसको एक्सप्लेन करने के लिए वो आया था हाइपर कॉन्जुगेशन। यह बताया गया कि भाई जो डबल बॉन्ड है या पॉजिटिव है या रेडिकल है, इनकी अल्फा स्थिति पर, यह अल्फा स्थिति है, ठीक है, इसके अल्फा स्थिति पर जो भी हाइड्रोजन मौजूद है उसके बंद के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, ये शिफ्टिंग हो गई यहां पर। क्लियर हो गई बात? रेजो शुरू हो गया ना, रेजोनेंस, अनुनाद शुरू हो गया। तो अपन क्या कर रहे हैं, यह स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस है, यानी रेजोनेंस का ही एक विशेष प्रकार है। तो अब यहां पर देखिएगा, कार्बन इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई बॉन्ड नहीं, यहां हाइड्रोजन बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH2 के पावर नेगेटिव। ओके भाई, अब यहां पर देखिएगा, पहले यहां जो सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.54, अब यहां क्या है, डबल है, बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी 1.34। हो गया अनुनाद वाला सिस्टम। इसका मतलब डबल बॉन्ड यहां पर भी है और यहां पर भी है। ऐसा होने की वजह से अपन कहते हैं इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 1.49 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वजह से नया कंसेप्ट आया क्या, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन मैंने क्या बताया, यहां पर यहां पॉजिटिव चार्ज हो, रेडिकल हो या पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड का तो मैंने एक्सप्लेन, ये एग्जांपल ले लिया है। क्या हुआ, अल्फा स्थिति के ऊपर बहुत आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको कि इन हाइपर कंजुगेशन से यदि कोई क्वेश्चन आता है उसे अपन कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल तसल्ली से बैठे रहिए आप। तो यहां पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव, रेडिकल या पाई बॉन्ड की तरफ। फलस्वरूप यहां हाइड्रोजन पर आ जाता है धनावेश। आ रहा है, इस हाइड्रोजन पे आ गया धनावेश। कार्बन से यहां कोई लिंक नहीं रहेगा, ध्यान रहे, कार्बन से यहां कोई लिंक नहीं रहेगा। डबल बॉन्ड आ गया, CH यहां नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होने की वजह से अपन इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेशन। नो बॉन्ड रेजोनेशन, कोई बंध नहीं है। तो मैंने कहा था इसको क्या करें अपन, नो बॉन्ड रेजोनेशन। फिर मैंने ये कहा था कि इसको अल्फा पाई रेजो भी कहते हैं, एक नाम और है ना अतिसंयुग्मन का। तो अल्फा पाई रेजो क्यों कहा, ये अल्फा बॉन्ड, ठीक है, और किसके साथ रेजोनेंस में, पाई के साथ रेजोनेंस में, तो अल्फा पाई रेजोनेंस हो गया। दो नाम हो गए। बेकरनाथन महोदय की कृपा से ये मिला अपने को, तो अपन ने बेकरनाथन इफेक्ट कह दिया इसको, क्योंकि यहां हाइड्रोजन की वजह से उत्पन्न हो रहा है, हाइड्रोजन ही शो करेगा, ध्यान रहे। तो हाइड्रोजन की वजह से उत्पन्न होने के कारण अपन इसको क्या करें, हाइड्रोजन इफेक्ट करें। क्लियर है बात? अब यहां ध्यान दे कि हाइड्रोजन, अब एक तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा साहब, अब जैसा ये हुआ ना वैसा ये हाइड्रोजन भी हट जाएगा यहां से। तो अगला क्या रहेगा, ये H, और यहां से ये शिफ्टिंग, भाई जैसा ये हुआ ना वैसे ये भी हो सकता है। तो क्या रहेगा, H, ये बनी गया, ये H पॉजिटिव, ये H, ये डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, दूसरी बन गई इसकी, ऐसे कैसी तीसरी बन जाएगी यहां से, सेम का सेम। तो यहां ध्यान दें, अल्फा हाइड्रोजन जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती चली जाएंगी। यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है। आप ध्यान दें, जब भी हाइड्रोजन इफेक्ट अपन लगाएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन के पीछे पड़ेंगे। विशेष ध्यान दें, आपको अल्फा हाइड्रोजन जांच करनी आनी चाहिए। यदि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन छांट ली तो आपको H इफेक्ट है वो कभी परेशान नहीं करेगा, आपका साथी बन जाएगा। तो अपन शुरू करता हूं मैं, पहले सबसे पहले इसके पिन पॉइंट को पकड़ते हैं, अल्फा हाइड्रोजन अपन पकड़े कैसे, ठीक है, उसके बाद बढ़ाएंगे इसको आगे कि H इफेक्ट क्या है, आगे की तरफ चलेंगे। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं अपन। आप ध्यान दें, ये C, ये पॉजिटिव हो सकता है, रेडिकल हो सकता है और डबल बॉन्ड हो सकता है। क्लियर है बात? तो तीनों को मैं अलग अलग ही ले लेता हूं सब। ये C, ये पॉजिटिव हो गया, दूसरा लिया C, ये फिर रेडिकल, और तीसरा ले लिया C डबल बॉन्ड C। ठीक है, ये 3 ले लिए, इन तीनों में ये हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे, बिल्कुल विशेष अनुभव से बता रहा हूं आपको।
अल्फा हाइड्रोजन कौन सी माननी है आपको? हमेशा अल्फा हाइड्रोजन वो मानोगे जो sp2 या sp संकरित कार्बन से यदि कोई sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हुआ है, sp2 या sp3 हाइब्रिडाइज जो संकरित कार्बन है उससे कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जुड़ा हुआ है तो वह कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, और इस अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात? अब मैं क्या कह रहा हूं, किसकी अल्फा देखोगे आप? अल्फा तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किस में लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा जब sp2 और sp संकरित कार्बन से कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हो जो कैसा हो, sp3 हो, तो उसकी जो हाइड्रोजन होगी वह होगी अल्फा हाइड्रोजन, बाकी नहीं होनी है। ध्यान देना यहां पर। अब इसमें देखिए संकरण कैसे निकालते हैं अपन भाई, कार्बन पे जितने भी सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं अपन। और यदि संकरण आपको नहीं आ रहा तो संकरण की क्लास का नीचे लिंक दिया हुआ है और अपने इस केमिस्ट्री धाम के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। संकरण कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करते हैं। सिग्मा प्लस लोन पेयर 2 है तो sp 3 है तो sp2 और 4 है तो sp3। अभी यहीं से काम चला लेते हैं बंदो। यहां देखो इस कार्बन की 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कौन सा संकरण है? sp2। 3 सिग्मा के लिए कौन सा लिया? sp2। भाई सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर लिया, जो जितने होंगे उतना ही उसके सामने का संकरण हो जाएगा। तो यहां पर 3 हुए, 3 के लिए sp2। अब इसका और देख लेते हैं, ये कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, तभी लगेगा इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन, वरना नहीं लगेगा। तो यहां पर देखें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 के लिए हो गया sp3। हो गया भाई। अब इस पे लो, यहां पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अब इस इलेक्ट्रॉन को संकरण में काउंट करते भी हैं और नहीं भी करते। इस कब काउंट करेंगे और कब काउंट नहीं करेंगे ये जानना है अपने को। वीडियो आपको इसके लिंक के तुरंत नीचे मिल रहा है आपको, और यहां पर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसको कर देता हूं कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को अभी अपने को काउंट नहीं करना है। तो 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा के लिए क्या कहा अपन ने? sp2। और ये वही 1 2 3 4 sp3 हो गया। ठीक है, फिर यहां आइए, ये कौन सा? 1 सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 3 सिग्मा हुए, पाई को काउंट नहीं करना, तो ये भी sp2 और ये sp3। क्लियर होगी बात? तो तीनों में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, फलस्वरूप तीनों में ही अति संयुग्मन होता है, और जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उतना ही हाइपर कॉन्जुगेशन अधिक होता है। तो एक एक का लेते हैं अपन और इसको बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहले अपन ने कार्बोकेटाइन का देख लिया, अब एक एक को ले लेते हैं, इसमें से फटाफट बन जाएगा अपना ऑर्बिटल व्यू ले लेते हैं अपन एक। देखिए कैसे ये किस प्रकार की शिफ्टिंग हो रही है। यहां लिया अपन ने ये C, ये H H H, ये CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पर मैं और ऑर्बिटल व्यू बना देता हूं इसका। p ऑर्बिटल बना दिया। p ऑर्बिटल क्या है? समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बना हुआ था यहां पर। अब देखो होता क्या है यहां पर, यह संकरित कक्षक है, संकरित कक्षक हो गए। ये संकरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां क्या हो जाता है, इस संकरित कक्षक और इस p ऑर्बिटल, संकरित मतलब सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है? p ऑर्बिटल है। इनके बीच में क्या हो गया? इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, और अतिव्यापन से यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। हो गया ना बात? तो यहां इस ओवरलैपिंग का ही नाम क्या है? H इफेक्ट, हाइड्रोजन इफेक्ट हो गया। फलस्वरूप यह ओवरलैपिंग इसके साथ होगी, यानी पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये H H डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव बन गया बात, और यहां H है वो पॉजिटिव के रूप में पड़ा रह जाएगा। तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है बात? तो अपना कार्बोकेटाइन का हो गया। अब अपन फ्री रेडिकल का लेते हैं। फ्री रेडिकल में देखिए ये HH, ये H, ये C, और यहां पर मान लिया मैंने कोई फ्री रेडिकल है, यानी ये लो साहब। ठीक है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब यहां पर ओवरलैपिंग देखिए कैसे होती है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो समान से विखंडन होगा इस बॉन्ड का। 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इधर मुक्त मूलक है ना, तो 11th क्लास में आता है अपने समान से विखंडन, ये इधर और ये इधर,
दोनों का हाफ हाफ हो गया, ये तो हाफ था ही, इसका हाफ और आ गया। इसका मतलब क्या रह गया, हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रह जाएगा जिसे अपन मुक्त मूलक बोलते हैं, यही रहेगा। यहां डबल बॉन्ड बन गया और आगे कंडीशन है। क्लियर हो गई बात। तो ये किसकी वजह से हो गया, फ्री रेडिकल की वजह से। और पाई बॉन्ड का एग्जांपल अपन ने शुरू में ले ही लिया था। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई यह हाइपर कॉन्जुगेशन। अब विशेष ध्यान वाली बात बता रहा हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉजिटिव, यहां क्या क्या आ सकता है, मैंने बताया धनात्मक आ सकता है, मुक्त मूलक आ सकता है, या पाई बॉन्ड आ सकता है, लेकिन नेगेटिव के साथ में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं शो किया जाएगा। विशेष ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है बात। चलिए, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ही यह भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा, सॉरी 3 नहीं 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपना प्लस एच इफेक्ट और दूसरा होता है अपना माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट अपने सबसे ज्यादा काम में आता है, माइनस एच इफेक्ट बहुत ही कम काम में आता है अपने। तो हाइपर कॉन्जुगेशन अपन की बात कर रहे हैं कि भाई रेजो और इंडक्टिव इफेक्ट की तरह यह भी 2 प्रकार का होता है, एक प्लस एच इफेक्ट, एक माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट में ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, CH3 फिर इसका ड्यूटेरिएटेड और ये ट्राइटिएटेड। तो यहां पर CH3 का प्रभाव सबसे ज्यादा, फिर CD3 का और फिर CT3 का। अब यहां पर ध्यान दो, विशेष चीज बताने जा रहा हूं। प्लस आई इफेक्ट में क्या था, प्लस आई इफेक्ट में यह बिल्कुल विपरीत था। प्लस आई इफेक्ट में क्या था, CT3 ग्रेटर देन CD3 ग्रेटर देन CH3। विशेष ध्यान देने वाली बात, बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं यहाँ पर IIT और नीट वगैरह में, जेई में, तो विशेष ध्यान वाली बात है। यहाँ पर CT3 का है वो CD3 से ज्यादा है, CD3 का CH3 से क्या, प्लस आई इफेक्ट। माइनस एच इफेक्ट किसका है, CF3 CCl3 CBr3। ये यहां पर भी देखिए माइनस एच इफेक्ट का ऑर्डर ये, CI3 ग्रेटर देन CBr3 CCl3 ये, और प्लस माइनस आई का बिल्कुल उल्टा, CF3 ग्रेटर देन CCl3 ग्रेटर देन CBr3 ग्रेटर देन CI3। हो गया। अब देखिए यहां पर ये प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया यहां पर, और होप मुझे ऐसा मैं मानता हूं कि भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसको अपन अप्लाई करते हैं फटाफट, क्योंकि अगली क्लास जो कल की क्लास होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होनी है। रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों को शामिल करते हुए अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं अपन इसकी, लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। लीजिए अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन को अपन कैसे अप्लाई करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है, बहुत सारी चीजें रहेंगी। जैसे ये एक तो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी है, उसको बताने में काम में आएगा। भाई कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है, कार्बेनाइन का स्थायित्व है, को ये हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे प्रभावित करता है। एल्किन्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी यही चर्चा करेगा कि भाई एल्किन्स किस प्रकार से स्थायित्व को प्राप्त होती हैं। तो अपन हर एक प्रकार की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन अभी अपन मोस्टली अपना ध्यान रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन पे, क्योंकि कल की जो अपने आने वाली क्लास है उसमें अपन तीनों को लेने वाले हैं, RH और I, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट की सहायता से जितने भी प्रकार की स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं वो अपन एक साथ सोल्व करते हैं। तो यहां पर आपको एक गुरु मंत्र देने जा रहा हूं, ध्यान रहे, RH और I इन तीनों को साथ रखें अपन, और एक और ले लें अपन AERHI। ये तीनों 5 नाम है, ये आप एक साथ रखें। स्टेबिलिटी का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। 5 के नाम बिल्कुल, ये कल की क्लास में भी रहेगा अपना, लेकिन आज मैं सोच रहा हूं आज ही बता दूं क्योंकि यहां काम आएगा थोड़ा सा। यहां ए का मतलब है एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी हो गया। ई का इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, आर का रेजोनेंस, एच का हाइपर कॉन्जुगेशन और आई का इंडक्टिव इफेक्ट। अभी अपने को इनकी तो चर्चा करनी है नहीं, इनको तो छोड़ देते हैं। और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, या रेजो को ही अपन बोलते हैं मेसोमेरिक, तो मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इन तीनों की बात कर लेते हैं। यदि ये तीनों मौजूद हों तो स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है, रज्जो को देखना है। यदि रज्जो मिले तो इन दोनों को भूल जाना। स्टेबिलिटी जिसमें रज्जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। रज्जो नहीं है या सब में एक से अधिक में रज्जो है तो अगला किस पे जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन पे, और उसके बाद किस पे जाना, इंडक्टिव इफेक्ट के क्रम है, पहले रज्जो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। यही क्रम आपको रखना है।
इस क्रम को चेंज किया मतलब आप गड़बड़ो, आप डायरेक्ट ही इंडक्टिव इफेक्ट देखने लग जाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अपना क्रम यही रहेगा AeRHI, ये बहुत कम मिलेंगे आपको, RHI मिलेंगे। तो यहां लेते हैं अपन नीचे का, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्थायित्व देखते हैं। यहां देखिएगा ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन sp2 संकरित, सबसे पहला माइंड में ये आना चाहिए। sp2 किससे जुड़े? sp3 से। आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, ये हाइड्रोजन दिख रही है, ये अल्फा कार्बन और इस पे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा है। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहां 3 अल्फा और यहां 3 अल्फा, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी? जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेगी और उतना ही रेजोनेंस होगा और स्थायित्व उसमें उतना ही ज्यादा आएगा। यहां पर देखिए ये sp2, ये sp3, ये भी sp3, तो टोटल कितनी? 3 यहां 3 यहां 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अब बोलिए स्टेबिलिटी, A की सबसे ज्यादा, उसके बाद B की, फिर C की और उसके बाद D की। अब आइए अपने ऊपर वाले एग्जाम्पल पे, जिसकी बात मैं कर रहा था रेजो की। यहां देखिएगा पहला ही पहला, आप इसे हाइपर कॉन्जुगेशन से सोल्व करना चाह रहे थे, देखिए कैसे होगा। ये वाला मुक्त मूलक है, मुक्त मूलक है ना, तो ये sp2 संकरित हो गया। अब इसका कार्बन, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है ना, इसका संकरण कौन सा है? संकरण है इसका sp2। जब भी डबल बॉन्ड आ गया तो देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा के लिए sp2, मतलब यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखनी। यहां पर देखें ये वाला sp2 संकरित है और ये कार्बन, ये भी sp2 है ना, तो ये भी, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन चेक नहीं करोगे। यहां देखो, यहां ये वाला कार्बन sp3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी? 3 अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हो गई है 3। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां मिल गई, इन दोनों में नहीं मिली, लेकिन इन दोनों में आपको पता है, मैंने रेजो पढ़ाया आपको अपनी जीओसी 4th लेक्चर में, इन दोनों में रेजो है, रेजोनेंस दोनों में। भाई यहां पर ये आधा इलेक्ट्रॉन इधर, आधा इधर, फिर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो रेजो शुरू हो गया। ऐसा ही इसमें, ये इधर कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस शुरू हो गया। तो रेजोनेंस देखो, अब इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस बेंजीन वाले में, तो ये हो गया मोर रेजो, और ये कम है इसमें, तो इसमें लेस रेजो। अब बोलो सबसे पहले क्या देखना है? एरोमेटिक, तो एरोमेटिक की अपन चर्चा ही नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि इनको तो अभी आप रहने दो, जब मैं कहूं तभी लगाना। RHI लगाओ आप। तो रेजोनेंस, इन दोनों में रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, तो सबसे पहले तो लास्ट में गया C, लास्ट में चला गया। अब इन दोनों की अपन बात करें तो इन दोनों में बताइए किसमें मोर रेजो? A में, तो ये A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C हो गया। इस प्रकार से इनकी स्टेबिलिटी अपन बताते हैं। आगे देखते हैं अपन और लेते हैं अपन, चलिए वो तो अगली क्लास में रहेगा अपना, क्योंकि एल्किन की स्टेबिलिटी भी लेनी थी, लेकिन अपनी हाइपर कॉन्जुगेशन की क्लास काफी बड़ी ना हो जाए, इसलिए अपन इसको शॉर्ट लेते हुए, और कल जो कि अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसी एप्लीकेशंस में मैं बताने वाला हूं आपको कि भाई इसकी स्टेबिलिटी, जो ये एल्किन्स की स्टेबिलिटी है वो किस प्रकार से ये प्रभावित करता है। लीजिए, अपने पास थोड़ा वक्त था, अभी मैंने देखा कि थोड़ा टाइम कम ही रहा, तो देख लेते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स, आज ही कंप्लीट कर लेते हैं इसको भी। एल्किन की स्टेबिलिटी कैसे अपन डिसाइड करते हैं? बिल्कुल सिंपल फंडा बता रहा हूं। सबसे मोर स्टेबल जो एल्किन होगी वो होगी कॉन्जुगेटेड एल्किन होगी। मोर स्टेबल एल्किन कौन सी होगी? जो कॉन्जुगेटेड में होगी, संयुग्मन में जो होगी वो एल्किन। अब यहां पर मैंने सारी एल्किन तो सिंगल बनाई है, ये एक कॉन्जुगेटेड बना दी, इसका मतलब इन सब में सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगी? ये वाली स्टेबल होगी साहब, ठीक है। अब मान लो और आ जाए, ये दे दे साहब कोई आपको कि ये लो साहब, एक तो ऐसे आ गई और एक कॉम्युलेटिव स्ट्रक्चर आ गई। कॉम्युलेटिव मतलब डबल बॉन्ड क्रमशः, एक ही कार्बन के ऊपर 2 डबल बॉन्ड, कॉम्युलेटिव स्थिति हो गई। और ये आइसोलेटेड की होगी, अलग अलग हो गए, इसमें रेजो नहीं है, सॉरी कॉन्जुगेशन नहीं है इसमें, और इसमें भी नहीं है, और यहां पर इसमें है। तो इन तीनों की बात करें तो तीनों में कौन स्टेबल होगी? 1 नंबर वाली स्टेबल होगी। क्लियर है बात? क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है बात। फिर ले ये वाली 2,
तो दो में से जो आइसोलेट है, डबल बॉन्ड अलग अलग पड़े हैं, वो ज्यादा स्टेबल होगी और कॉम्युलेटिव वाली इससे कम स्टेबल होगी। क्लियर होगी बात? तो ये तीनों की तो चर्चा रही ये। अब अपन लेते हैं, मान लीजिए नॉन कॉन्जुगेटेड है। नॉन कॉन्जुगेटेड है तो अपन क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो यहां ये रही आपके पास में साहब, ये खूब सारे एल्किन्स हैं। फटाफट देख लेते हैं, पहले अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। नॉन कॉन्जुगेटेड है, क्या चेक करोगे, अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड, इधर कितने हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 और यहां 3। भाई CH3 है ना यहां पर, तो टोटल कितनी हो गई, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। यहां लीजिए 3 3 6 3 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 दून 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0। तो 0 वाला तो गया काम से, हो गया उसका तो स्वाहा। नीचे वाला कंप्लीट कर दिया मैंने, कॉन्जुगेटेड वाला तो इसको मिटा देता हूं मैं, और अपना पूरा ध्यान रखते हैं अपन अब इसके ऊपर। अब साहब इन तीनों की बात करें, भाई सबसे पहला तो वो हो ही गया था कॉन्जुगेट वाला जो नीचे मैंने मिटा दिया। अब इसको लेते हैं साहब, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें, बिना देखे चिपकाओ ये, तो 1 नंबर पे आ गया ये। भाई ये ABCDEF और G लिया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल A। उसके बाद में नो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आ गया B। अब साहब इन तीनों को देखो, तीनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या करोगे, आगे जाओगे। ठीक है, नॉन कॉन्जुगेट में आगे जाओगे, एसिमेट्रिक देखोगे, सिमेट्रिक देखो, असममित और सममित, यानी जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों तरफ यदि समान ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सममित है, और अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए तो असममित है। इधर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर मिथिल समूह, असममित हो गया। फिर यहां देखो ये असममित है ना भाई, एक तरफ तो जुड़े हुए क्या, 2 मिथाइल ग्रुप, और इधर 2 हाइड्रोजन है, असममित है। ये क्या है, इधर CH3 इधर CH3 सम्मित है, ये CH3 सम्मित है। तो ये क्या हो गया, इन तीनों में से असममित कौन हो गया, एसिमेट्रिक ये, तो C वाला हो गया। अब इन दोनों में ये दोनों सम्मित है सब, तो एसिमेट्रिक हो गया। यदि सम्मित है तो क्या देखना है, ट्रांस है वो सिस से ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ट्रांस है और ये सिस है। भाई ये हाइड्रोजन यहां, ये हाइड्रोजन यहां लगी, इधर ये हाइड्रोजन समान ग्रुप एक ही साइड में, और ये CH3 ऑपोजिट, HH ऑपोजिट, तो ये हो गया ट्रांस और ये हो गया सिस। तो ट्रांस मोर स्टेबल कंपेयर टू दैट ऑफ सिस। तो क्या आ गया अगला, D, ये D है ना, और D के बाद में E, और आगे तो हो ही गया, इसमें 0 है, इसमें वापस ये आ गया, क्या रह गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, F, और लास्ट में आ गया। तो ये रहा अपना एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इस प्रकार से अपन हाइपर कॉन्जुगेशन को इस पर अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल बने रहिए आप, GOC एड में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लेके आ रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, जिसमें अपन तीनों फैक्टर लगाने वाले हैं। तो जैसे आप ये आज का वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद में एक बार आप फिर से रेजोनेंस, मेजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि कल की जो क्लास होगी उसमें बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाले हैं। इनके बगैर अपन GOC में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बने रहिए केमिस्ट्री धाम और GOC के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।